साइबर मैम क्लास स्टार्ट कर दीजिए। गुड आफ्टरनून क्लास। हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। को पीपीटी मैंने शेयर कर दिया है। आई थिंक दीपक ने आप सभी को शेयर कर दिया होगा। तो अभी एक बार हम लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट कोरिलेशन। ठीक है, हम वहीं से स्टार्ट करेंगे एक बार। बेसिकली अभी तक हमने देखा कि कोरिलेशन हम कहते किसे हैं व्हेन वी टॉक अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। हम ये कैसे देख सकते हैं? हम कोरिलेशन के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने देखा कि स्कैटर प्लॉट कैसे बनाया जाता है और उसके थ्रू हम कैसे कोरिलेशन का मतलब स्ट्रेंथ कैसा है, डायरेक्शन कैसा है, उसे estimate करते हैं। अब हमारे दो मेजर कैलकुलेशंस की, एक है पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन और एक है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ये सबसे पहले जानने की जरूरत है कि कौन सा कोरिलेशन, कौन सा कैलकुलेशन, हमें कौन सा मेथड कब यूज करना है। ठीक है, सबसे पहली बात, जब भी हम बात कर रहे हैं पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन की, तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे दो अगर आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है तो यहाँ पे आप देखो, एक है वेरिएबल एक्स, वेरिएबल वाई। ठीक है, यहाँ पे जो भी वैल्यूज हैं वो काइंड ऑफ कंटिन्यूअस है। ठीक है, और जब हम बात करते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की, तो बेसिकली हम उन वैल्यूज को या फिर जो हमारे पास स्कोर्स हैं उसको हम रैंक में चेंज करके उसके बाद हम बाकी की कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, अब हमें जरूरत कहाँ पड़ती है? सबसे पहला एजम्पशन पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन के लिए ये है कि जो दोनों वेरिएबल है वो प्रोपोर्शनली उनमें चेंजेस आ रहे हैं, कि अगर कोई बढ़ रहा है तो उसी एक ही प्रोपोर्शन में काइंड ऑफ चेंजेस दूसरे वेरिएबल में भी देख सकते हैं हम। लेकिन जैसे हम बात करते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन की, तब दिस इज अ मोनोटोनिक रिलेशनशिप। मतलब डायरेक्शन या फिर जैसे आप दोनों जो वेरिएबल्स है उनकी मूवमेंट सेम है, बट जो चेंजेस आ रहे हैं वो प्रोपोर्शनेट नहीं है। ठीक है, इन दैट केस वी यूज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। और बेसिकली एक और तरीका है कि क्योंकि हम रैंक की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे ऑर्डिनल डेटा जो होगा हमारे पास, हम उस पर भी स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन यूज कर सकते हैं, जबकि पियर्सन के लिए हमारे लिए जरूरी है कि वैल्यूज हमारे कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, जो आपकी किताब में दिया गया है, और एक दूसरा फॉर्मूला है ये जो हम यूज करेंगे। ठीक है, ये काफी सिंपल, अगर आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, आप सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है अभी? प्लीज कोई मुझे अनम्यूट करके बताओ एक बार कि आपको स्क्रीन दिख रहा है मेरा। क्लास आप में से प्लीज कोई बता सकता है कि मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओके, तो यहाँ पे जो फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये है किसका फॉर्मूला? ये है पियर्सन रैंक मोमेंट कोरिलेशन का। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ से हम देख सकते हैं कि देर आर टू वेरिएबल्स, एक है एक्स, एक है वाई। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ पे एग्जांपल में देख रहे थे। ठीक है, अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है जहाँ पे दो वेरिएबल्स हैं, एक है वेरिएबल एक्स, एक है वेरिएबल वाई, उसकी कुछ वैल्यूज है, तो यहाँ पे इस फॉर्मूले के हिसाब से हमें क्या क्या चाहिए? वैल्यूज ऑफ एक्स, एक्स बार आपको पता है इट इज मीन और एवरेज, वाई की वैल्यूज और वाई बार चाहिए, और साथ में उनका समेशन
और हमें नीचे क्या चाहिए, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। एक चीज यहाँ पे ध्यान देने वाली है जो कई बार हमें कंफ्यूजिंग लगती है और कई बार हम इसमें गलती करते हैं कि ये जो समेशन है ये अलग एक वैल्यू आएगी, ये जो समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर है ये अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। और फिर हमें उनका मल्टीप्लीकेशन करने के बाद स्क्वायर रूट करना है, और ऊपर यहाँ पे x माइनस एक्स बार की जो वैल्यू आएगी, y माइनस वाई बार की जो वैल्यू आएगी, इंडिविजुअल रॉ स्कोर से उनको मल्टीप्लाई करने के बाद हमें समेशन करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ इस तरीके का टेबल बनेगा, ठीक है। हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हमारे पास है एक्स की वैल्यूज। यहाँ पे इस केस में मान लो कुछ स्टूडेंट्स हैं ABCDEF, ठीक है, इन्होंने कितने घंटे पढ़ाई की और उस हिसाब से उनका एकेडमिक स्कोर कितना आया। तो यहाँ पे हमारे पास मान लो 5 स्टूडेंट है, उनकी कुछ वैल्यूज हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एकेडमिक किसी पर्टिकुलर पेपर में कितने उनको स्कोर मिले उसका वैल्यू है। तो सबसे पहले हम क्या पता लगाएंगे, यहाँ पे सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे क्या, एक्स बार यानी मीन, एवरेज, एवरेज ऑफ एक्स, एवरेज ऑफ वाई, ठीक है। इसके बाद जैसे ही हमें मिल गया, हमें दूसरी वैल्यूज की कौन कौन सी चाहिए, एक है x माइनस एक्स बार, दूसरा है y माइनस वाई बार, ठीक है। तो यहाँ पे हमें x माइनस एक्स बार की हम एक कॉलम बनाएंगे, y माइनस वाई बार का एक कॉलम बनाएंगे, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए, हमें इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का सम चाहिए। तो हम इंडिविजुअल इन दोनों वैल्यूज को, यहाँ पे जो डॉलर साइन है एडिशनल उसको प्लीज इग्नोर कर देना, उसके अलावा यहाँ आप गौर कर सकते हैं कि x माइनस एक्स बार, यहाँ पे हमने हर एक वैल्यू को पहले तो माइनस किया है, उस वैल्यू को करस्पॉन्डिंग y माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई किया है, और फिर यहाँ पे हमारे पास कुछ इस तरीके से वैल्यूज आएंगी। समेशन जैसा कि आप जानते हैं, यानी इसका मतलब है हम इन सारी वैल्यूज का टोटल करेंगे, ठीक है। इसके बाद x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर हम निकालेंगे, यहाँ पे y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? ठीक है, इनकेस अब आप सभी को समझ में आ गया कि करना क्या है, तो फिर मैंने आपको एक बार PPT शेयर किया है, इसके साथ साथ मैं आपको ये पूरा जो क्वेश्चन है वो एक बार शेयर कर रही हूँ। इस फॉर्मूला को यूज करके हम पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन, एक बार आप सभी एक बार मुझे सॉल्व करके बताएंगे। ओके, मैं आप लोगों को क्वेश्चन डिस्प्ले कर देती हूँ, ठीक है, और उसके बाद इट विल टेक सम टाइम। तो अभी 5 मिनट में आई कम बैक अगेन एंड डिस्कस। आप तब तक इसको कैलकुलेट कर लीजिए, और उसके बाद एक बार हम डिस्कस करेंगे कि कैसे, अगर किसी को कोई दिक्कत आई इसमें तो वो मुझे बता सकता है, ठीक है।
मैम चेक कीजिए। हेलो क्लास, आई थिंक मुझे आप लोगों को मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन को आप सभी ने सॉल्व कर लिया क्या? एनी डाउट? यहाँ पे कितने लोगों ने सॉल्व किया पहले वाले क्वेश्चन को? ओके, सबका आंसर क्या आया एक बार टाइप कर दो यहीं पे चैट बॉक्स में। 1, ओके। इतना क्लियर है सबको कि करना कैसे है? ओके गुड। अब इसी तरीके से हम जो क्वेश्चन एसएलएम में दिया हुआ है वो सॉल्व करेंगे सेम फॉर्मूला से, ठीक है। यहाँ पे जो आपके एसएलएम में है सिमिलर फॉर्मूला है, ठीक है, बट थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे उन्होंने अलग वैल्यूज यूज की है, लेकिन मुझे जो लगता है वो फॉर्मूला ज्यादा आसान है, इसीलिए मैं वो रिकमेंड करती हूँ। तो उसी फॉर्मूले को यूज करके हम एक बार इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जिसको स्क्रीन पे दिख रहा है ठीक है, वरना आप एसएलएम के पेज नंबर 87 को 87 पे ही क्वेश्चन दिया हुआ है। दो वेरिएबल्स है एक्स और वाई, 10 वैल्यूज दी हुई है दोनों वेरिएबल की, और उसके बाद आपको इसे सॉल्व करना है कि दोनों के बीच का कोरिलेशन क्या है, ठीक है। ओके, अभी एक डाउट आया मेरे पास अरुण का कि सॉल्व नहीं हो रहा है। कौन सा वाला क्वेश्चन, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला? अरुण कौन सा क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, एक बार बताओ। फर्स्ट वाला, ओके। किसी और को डाउट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन में? देखो बेसिकली क्या है, मैंने जब कहा कि हम कोरिलेशन निकाल रहे हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट कोरिलेशन, कोरिलेशन इज वी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप और एसोसिएशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स, ठीक है। अब जब हमारे पास कंटिन्यूअस डेटा होता है तो उसके लिए हम कोरिलेशन निकालने के लिए द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इज पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन, ठीक है। इसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है स्टैटिस्टिशियंस ने, जिसमें हमें चाहिए कौन कौन सी वैल्यूज। यहाँ मान लो दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है जिसमें दो वैल्यूज दी गई है, एक है एक्स एक है वाई, ठीक है। यहाँ पे 5 स्टूडेंट के लिए एक्स और वाई वेरिएबल्स की वैल्यू दी गई है। अब इसके हिसाब से हमें पता लगाना है कि कोरिलेशन क्या है, ठीक है। यहाँ पे हम देख रहे हैं हमें किस किस की जरूरत है। एक है एक्स बार वाई बार, एक्स बार वाई बार मतलब मीन ऑफ एक्स मीन ऑफ वाई। इसके बाद हमें चाहिए समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय y माइनस वाई बार। इस ये कैसे आएगा हमारे पास, जब हम दो कॉलम बनाएंगे, एक x माइनस एक्स बार का, एक y माइनस वाई बार का, ठीक है। यहाँ पे डॉलर साइन को इग्नोर करना। तो ये x माइनस एक्स बार की जितनी भी वैल्यूज आएंगी, y माइनस वाई बार की जितनी भी वैल्यूज आएंगी, हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ताकि हमें जो ये न्यूमरेटर का वैल्यू है वो मिल जाए, ठीक है। जब हम इंडिविजुअल सारी x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पे फर्स्ट जो वैल्यू है, यहाँ पे x की वैल्यू कितनी थी फॉर स्टूडेंट ए 2, ठीक है, y की वैल्यू थी 5। तो जब इनका हमने मीन निकाला तो x के लिए हमारे पास मीन था 6, y के लिए हमारे पास मीन था 9, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार मतलब हम हर वैल्यू को उसके मीन से माइनस करेंगे, ठीक है, जैसे हमने किसमें किया था, सुबह हमने किया था इसी को, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, पहले हमने डेविएंस निकाला था, उसी तरीके से यहाँ पे हम x माइनस एक्स बार निकालेंगे, ठीक है। तो 2 माइनस 6, पहला स्कोर है 2, वहां से हमने मीन को माइनस किया तो हमारे पास आ गया -4, ठीक है। इसी तरीके से दूसरे पे हमने किया 4 माइनस 6 -2 आ गया, 6 माइनस 6 0 आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसे y माइनस वाई बार के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो y माइनस वाई बार हमारे पास कितना आया, 5 माइनस 9 -4, 7 माइनस 9 -2, ठीक है। इस तरीके से हमारे पास दोनों कॉलम्स में सारी वैल्यूज जब आ जाएगी तो हम दोनों को करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार मल्टीप्लाइड बाय y माइनस वाई बार, हमारे पास यहाँ कितना आया, फॉर फर्स्ट स्टूडेंट 16, दूसरे स्टूडेंट के लिए आया 4, तीसरे स्टूडेंट के लिए आया 0, चौथे के लिए आया 4, अगेन 16, ठीक है। न्यूमरेटर में हमें क्या चाहिए, समेशन। इस साइन का क्या मतलब होता है, सिग्मा का समेशन, ठीक है।
ये हमारे पास टोटल, हमने जब टोटल किया ऐसे 16 + 16 + 4 + 4, तो हमारे पास कितना आ गया टोटल 40। ठीक है, नीचे जो डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज हमें चाहिए वो क्या क्या चाहिए, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार। ठीक है, ये अलग वैल्यू आएगी, समेशन ऑफ y माइनस वाई बार का होल स्क्वायर ये अलग वैल्यू आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने नेक्स्ट कॉलम बनाया था वो x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ पे जो हमें x माइनस एक्स बार का वैल्यू मिला था -4, उसका स्क्वायर करना है। यहाँ पे 16 आ गया, ये भी -4 था तो अगेन 16 आ गया। तो यहाँ से हम जब इन सब का सम कर लेंगे तो हमें अगेन यहाँ पे 40 मिल रहा है, ये 40 मिल रहा है। अब ये कोइंसिडेंटली ऐसा है कि यहाँ सारे ही वैल्यूज 40 है। ठीक है, इजी था यहाँ पे। हमने यहाँ पे 40 वैल्यू न्यूमरेटर में डाला और 40 मल्टीप्लाइड में 40 डिनोमिनेटर में डाला। ठीक है, स्क्वायर रूट करेंगे तो ये हमारे पास अल्टीमेटली 40/41 की परफेक्ट कोरिलेशन है। ठीक है, इन दोनों वैल्यूज में। अब सिमिलरली मैं कह रही हूँ आपसे कि ये जो सेकंड क्वेश्चन है एसएलएम के पेज नंबर 87 में, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अरुण इतना क्लियर हुआ? ओके, ये ओके गुड। ओके, इसके बाद भी अगर कोई डाउट है तो एक बार पीपीटी आप मतलब बाद में देख लेना। ठीक है, नहीं इसके बाद भी क्लियर नहीं हुआ तो बाद में मुझे कांटेक्ट कर लेना। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया है? क्वेश्चन मिल गया सबको? एसएलएम के पेज नंबर 87 में है। पूरे मॉर्निंग सेशन और इवनिंग, मतलब ये सेकंड सेशन की दोनों की एक ही सिंगल पीपीटी है जो आई थिंक दीपक ने शेयर कर दी तुम लोग के ग्रुप में। ठीक है, वो एक बार रेफर कर लेना, उसमें क्लियरली सारे स्टेप्स सब कुछ मेंशन है। अगर नहीं समझ में आया उसके बाद भी यू कैन कॉन्टैक्ट मी लेटर। अभी इसके बाद एसएलएम का जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसमें से कौन कौन किस किसने सॉल्व किया वो क्वेश्चन? ओके, हम फिर थोड़ा वेट कर लेते हैं। ठीक है, हम 4 बजे इस क्लास को फिर रिज्यूम करेंगे और डिस्कस करेंगे, अगर किसी को उसमें भी डाउट है तो। ठीक है, क्योंकि थोड़े ज्यादा वैल्यूज है उसमें उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा।
हेलो, यहाँ पे कितने लोगों ने सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिया? एक बार प्लीज अपना रिएक्ट करो या फिर हैंड रेज करो। अभी टाइम चाहिए या फिर कोई डाउट है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने में? नीड टाइम, ओके। ठीक है, हम फिर 3 मिनट बाद और मिलते हैं, ठीक है।
क्लास हेलो क्लास, आप में से जिसने ये सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व किया है एक बार प्लीज रिएक्ट कर दो यहाँ पे। कोई डाउट? अगर डाउट नहीं है तो विल मूव विद द सेकंड नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। ओके, और कोई? ओके गुड। आप सभी का आंसर मैच कर रहा है, सबका सही आंसर आ गया? कितना आंसर आया है? सबका आंसर मैच कर रहा है? सबने एसएलएम में एक बार चेक कर लिया कि सेम आंसर आ रहा है कि नहीं? ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसके बाद मैंने कहा कि जैसे हमारे पास मोनोटोनिक रिलेशनशिप आता है जहां पे दो वेरिएबल्स हैं साथ में, इधर दे आर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, या कोई एक इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा डिक्रीज हो रहा है, बट वो एक मोनोटोनिक रिलेशन है, मतलब वो प्रोपोर्शनली वेरी नहीं कर रहे हैं। इन दैट केस द मोस्ट commonly used method to calculate correlation is Spearman rank order। ठीक है, इसमें सबसे पहले द फॉर्मूला लुक्स लाइक दिस, और ये हम डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, यहाँ पे आप साइन देख सकते हो रो से, और इसका फॉर्मूला है 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर -1। ठीक है, अब यहाँ पे डी स्क्वायर क्या है? डी स्क्वायर इज द डिफरेंस। सबसे पहले इसमें फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हमारे पास जो दो वैल्यूज वेरिएबल ए वेरिएबल बी दिया रहता है उसे हम करस्पॉन्डिंग रैंक्स में कन्वर्ट करते हैं। रैंक कैसे? जैसे यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट A B C D E F है, तो इसके साथ इन्होंने कितने आवर्स स्टडी किया और कितना इनको स्कोर मिला। अगर आवर्स स्टडीड हमारा एक्स वेरिएबल है, टेस्ट स्कोर वाई वेरिएबल है, तो सबसे पहले हम इसको रैंक्स में कन्वर्ट करेंगे। रैंक्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि ये जो वैल्यूज हैं, या तो हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स असाइन करें या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में रैंक्स असाइन करें, कि या तो हम एट जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसको 1 दे, या फिर जो सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे 2 उससे स्टार्ट करेंगे और उसको करस्पॉन्डिंग रैंक देंगे। लेकिन ये याद रखना कि जो आप या तो अगर आप असेंडिंग ऑर्डर को फॉलो कर रहे हो तो सेकंड में भी आपको असेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो करना है, या अगर डिसेंडिंग ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं तो सेकंड वाली वेरिएबल के लिए भी डिसेंडिंग ऑर्डर ही फॉलो करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने अगर करस्पॉन्डिंग रैंक्स यहाँ पे दे दिया तो डी हमारे पास क्या आएगा? उन दोनों रैंक्स का, दोनों वेरिएबल्स के करस्पॉन्डिंग रैंक्स का सब्सट्रैक्शन। ठीक है, डिफरेंस। तो यहाँ पे जैसे फर्स्ट वाले वैल्यू के लिए हमारा पहला रैंक है 6, और दूसरे वाले वैल्यू के लिए वाई वेरिएबल की वैल्यू के लिए हमारा रैंक है 3, तो दोनों को हम माइनस करेंगे। जनरली ये मेथड हम तब भी यूज करते हैं जब हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर टेस्ट के लिए, मान लो बहुत सारे स्कोरर्स हैं, बहुत सारे टेस्ट रिव्यूअर्स हैं, और उन्होंने अलग अलग वैल्यूज असाइन की है अलग अलग इंडिविजुअल को, तो फिर वहां पे भी हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस आया, दिस इज आर डी। इसके बाद हमें हमारे वैल्यू के, हमारे फॉर्मूला के हिसाब से क्या चाहिए? डी स्क्वायर। तो हम इस वैल्यू को अगेन स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमें अल्टीमेटली चाहिए समेशन ऑफ डी स्क्वायर। तो हमारे पास यहाँ पे समेशन ऑफ डी स्क्वायर आ गया, उसे हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे और हमारे पास अल्टीमेटली हमारा स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन आ जाएगा। ठीक है, आई एम लीविंग द स्क्रीन ऑन। एक बार इसे अपने खुद से आप लोग सॉल्व करके देखो। ठीक है, इसमें अगर कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लेते हैं। कोई डाउट है अभी तक कि पियर्सन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन किया, पियर्सन प्रोडक्ट मोमेंट कोरिलेशन किया आपने, स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की बात की मैंने, इन दोनों में को कैसे करना है आपको समझ में आ गया? प्लीज रिएक्ट इधर विद एन यस और नो। ओके, रुपेश कह रहा है यस मैम। ठीक है, तो फिर अभी मैं ये स्क्रीन आप लोगों के लिए ऑन करके रखती हूँ। ठीक है, जस्ट इन 5 minutes विल मीट अगेन। ठीक है, तब तक प्लीज सॉल्व करो।
क्यों मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक एक क्वेश्चन बहुत वेटेज कैरी करता है, तो फिर अगर आप एक भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं दैट विल ऐड टू अ लॉट ऑफ स्कोर। तो फिर प्लीज थोड़ा टाइम डेडिकेट करके इसे अभी सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि कोई भी डाउट अगर हो तो वो हम अभी क्लियर कर सकें, ठीक है। तो अभी मैं 5 मिनट का 5 मिनट के लिए फिर से रिज्यूम कर रही हूँ वीडियो, ठीक है। और यहाँ पे स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखता रहेगा, प्लीज क्वेश्चन एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो।
क्लास आई होप आप लोगों ने सारे क्वेश्चन अभी तक कर लिए हैं। ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई किया? आंसर क्या 0.085 या 86 ऐसा आ रहा है सबका? ओके ग्रेट, ठीक है। तो अभी आप लोगों को कोरिलेशन क्लियर है? ठीक है, हमने बात की कि कोरिलेशन हम क्यों यूज करते हैं, टू अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। ठीक है, इसके साथ हमारे पास डिपेंडिंग ऑन के हमारा वेरिएबल कैसा है, देयर आर अदर टाइप्स ऑफ कोरिलेशन एज वेल, लेकिन आपके सिलेबस में हमारे पास सिर्फ पियर्सन और स्पीयरमैन रैंक ऑर्डर कोरिलेशन की ही बात की गई है। ठीक है, अब हमने इसके बाद हम देखेंगे एक और टॉपिक है, दैट इज रिग्रेशन। ठीक है, यहां तक अगर किसी को डाउट हो तो प्लीज बताओ। ठीक है, जैसा तुम लोगों ने इनिशियली स्कैटर प्लॉट बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि किस तरीके से दोनों वेरिएबल्स आपस में मूव कर रहे हैं या कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में हमने एक लाइन बनाने की कोशिश की थी। आई डोंट नो कहाँ चला गया उमेश। ठीक है, तो हम स्कैटर प्लॉट की बात कर रहे थे। हाँ, ठीक है, अगर हमारे पास कुछ इस तरीके का इस तरीके से वैल्यूज थी, तो बीच में हमने एक लाइन बनाने की कोशिश की थी जो बेस्ट फिटिंग लाइन हो, या फिर जो ऐसी एक कॉमन लाइन जो पूरे स्कोर्स को कहीं ना कहीं बहुत क्लोजली कनेक्ट कर रही हो। ठीक है, ऑब्वियसली कुछ वैल्यूज ऊपर नीचे होंगी, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि एक बहुत ही बेस्ट फिटिंग लाइन को ढूंढने की। ठीक है, इससे क्या होगा कि व्हेन यू नो कि टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड, उनके बीच में कोई एसोसिएशन है, जब कोई एक वेरिएबल वेरी कर रहा है तो उसके साथ साथ दूसरा वेरिएबल भी या तो इंक्रीज हो रहा है या करेस्पॉन्डिंगली डिक्रीज हो रहा है, तो हमारे पास एक पैटर्न आ रहा है। ठीक है, और इस पैटर्न को हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, इस पैटर्न को प्रिडिक्ट कर सकते हैं हम कैसे? रिग्रेशन के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है इन्होंने? हाँ, तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रिग्रेशन की। ठीक है, तो बेसिकली जब भी हम प्रिडिक्शन की बात करते हैं, जब हमारे पास कोई डेटा है ऑलरेडी, उसकी बेसिस पे कि कैसा पैटर्न है, उसकी बेसिस पे हम प्रिडिक्ट करना चाहें कि क्या फ्यूचर में बिहेवियर रहेगा या क्या फ्यूचर में आउटकम रहेगा, ये जनरली हम क्या करते हैं कि मान लो एक एडवर्टाइजिंग कंपनी है, या फिर कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उन्होंने मान लो एक पर्टिकुलर अमाउंट एडवर्टाइजिंग पे खर्च किया और करेस्पॉन्डिंगली उन्होंने उस साल के सेल्स को देखने की कोशिश की, उनका एसोसिएशन। तो जब हम दोनों वेरिएबल्स के बीच में एक एसोसिएशन देखते हैं कि हाँ देयर इज अ पैटर्न, की जैसे जैसे आप एडवर्टाइजमेंट्स में अपना इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारा सेल्स भी इंक्रीज हो रहा है, तो इन फ्यूचर देयर विल बी अ टाइम जब डिपेंडिंग ऑन द प्रीवियस इंफॉर्मेशन हम प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि अगर हमने इस साल इतना अमाउंट ऑफ इतना इन्वेस्ट किया हमारे एडवर्टाइजमेंट्स पे, तो हमारा कितना हम पर्टिकुलर सेल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ द रिग्रेशन वर्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने रिग्रेशन को समराइज किया है एज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड इन जनरली इन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग या अदर डिसिप्लिन्स दैट अटेम्प्ट्स टू डिटरमाइन द स्ट्रेंथ and character of the relationship between one dependent variable and a series of other variables। series of other variables हम देखेंगे, अभी हम सिंपल रिग्रेशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे हमारे पास वन डिपेंडेंट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हम बात करेंगे। ठीक है, जब भी आप देखो यहाँ पे एक यहाँ पे ये जो लाइन है, ठीक है, इसको हम डिनोट करें, ये फॉर्मूला आपको कहीं पहले देखा हुआ लग रहा है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अगर याद हो तो जनरली हमने स्कूल टाइम में किया था टू अंडरस्टैंड द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, पूरे डेटा को एक बेस्ट फिटिंग लाइन से डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए ये जो फॉर्मूला है ये स्ट्रेट लाइन के फॉर्मूले से मैच करता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे पता होगा आप लोगों को कि y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल, कि अगर हमने अगर x इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हम x में कितने चेंजेस कर रहे हैं, उस हिसाब से हम करस्पॉन्डिंग y की वैल्यूज को देखेंगे, मतलब y इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हैं, एक है स्लोप और दूसरा है इंटरसेप्ट। स्लोप या इंटरसेप्ट को हम कैसे देख सकते हैं? जैसे यहाँ अगर आप लोगों को याद हो, एक मिनट, कि हम क्या करते थे,
आप सभी को स्क्रीन दिख रहा है ना? ठीक है, तो मैं यहाँ अगर एक ऐसा ग्राफ बनाती हूँ, ठीक है। स्लोप मतलब जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि वो कितना टिल्टेड है, ठीक है। और ये जो पर्टिकुलर वाई की लाइन है, ये कहाँ से इंटरसेक्ट कर रही है ये लाइन, वो दिस पर्टिकुलर पोजीशन इज नोन एज इंटरसेप्ट, ठीक है। यहां से ये जो डिस्टेंस है, दिस इज इंटरसेप्ट, एंड दिस पर्टिकुलर एंगल इन विच इट इज अलाइनिंग, ये है इसका स्लोप, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला दिया हुआ है टू कैलकुलेट द स्लोप एंड टू कैलकुलेट द इंटरसेप्ट, ठीक है। इन जनरल स्ट्रेट लाइन हम क्या करते थे, स्लोप के लिए हम y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1 करते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सारे जो वैल्यूज हैं वो एक ही लाइन पे अलाइन नहीं करते, इन रियलिस्टिक सिचुएशंस कुछ ऊपर नीचे आगे पीछे होते हैं, इसीलिए टू गेट द बेस्ट फिटिंग लाइन हमारे पास स्लोप का फॉर्मूला है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार डिवाइडेड बाई x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, ठीक है। जब हमारे पास एक ही वैल्यू आ जाएगी उसे हम इंटरसेप्ट के फॉर्मूले में डालेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले y बार और x बार निकालेंगे, ठीक है। और इससे हम इंटरसेप्ट निकालेंगे, अल्टीमेटली जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा वो कुछ इस तरीके का एक इक्वेशन होगा, ठीक है। तो आपकी किताब में जितने भी क्वेश्चंस हैं, वहाँ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि गिव अस द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर दिस पर्टिकुलर डेटा, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारी रिक्वायरमेंट है y बार और x बार निकालना है हमें, ठीक है। जैसे ही हमारे पास x बार और y बार आ जाएगा, हम इस फॉर्मूला में x बार और x की इक्वेशंस वैल्यूज डाल के सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद इंटरसेप्ट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। जब हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट आ जाएगा तो हमारे पास ये इस इक्वेशन में एज पर y इज इक्वल टू mx प्लस b, ठीक है। जहाँ पे m इज द स्लोप एंड b इज द इंटरसेप्ट, ठीक है। यहाँ पे जब हमारे पास स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यूज आ जाएगी हम उसे डालेंगे और हमारे पास एक इक्वेशन आएगी, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ओके, तो अभी क्या करेंगे हम, ये रिग्रेशन क्या जो मैंने फॉर्मूला दिखाया इसके बेसिस पे एक बार हम रिग्रेशन इक्वेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हमारे पास जो वैल्यूज है वो ये है, ठीक है। सबसे पहले तो आप x और y बार और x और y, x माइनस एक्स बार और y माइनस वाई बार को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्वेश्चन दिख रहा है? एक बार मैं 5 मिनट का टाइम दूंगी आप लोगों को, ये सारे क्वेश्चन आप मतलब ये जो एक एक लास्ट क्वेश्चन है रिग्रेशन में, ये आपको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बाद हम डायरेक्टली स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो 5 मिनट में आप एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देती हूँ, आप उस पर क्वेश्चन देख सकते हैं।
आई होप बाकी सभी स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश की, ठीक है। यहाँ पे अभी आपको कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो मुझे, क्योंकि ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं दैट बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बाकी इन जनरल हम एप्लीकेशन अगर आप रियल लाइफ में करते हैं तो कोरिलेशन जनरली हम कैलकुलेट करते हैं, या फिर जितनी भी एनालिसिस हम करते हैं इधर एसपीएसएस आर या फिर किसी और प्लेटफॉर्म से हम करते हैं, बट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि कैसे चीजें काम कर रही है, कौन से वैल्यूज कहाँ से आ रहे हैं, मैनुअली करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, अगर सब बाकी अभी तक कोई किसी को डाउट है, अगर नहीं है तो विल मूव विद द लास्ट टॉपिक ऑफ द डे। एक बार रिएक्ट कर दो सभी अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो। ओके, लेट्स मूव विद द लास्ट टॉपिक, ठीक है, जो आपके एसएलएम में है, दैट इज साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है। इन जनरल हम जब टेस्टिंग की बात करते हैं इट इज टू एसेस समथिंग, ठीक है। जब हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात कर रहे हैं तो मेलनी एंड वार्ड ने 1976 में डिफाइन किया है दैट इट इज अ प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग, स्कोरिंग एंड इंटरप्रेटिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट। मतलब जनरली हम किसी बिहेवियर को या फिर किसी एप्टीट्यूड को, एट्रीब्यूट को मेजर करने की कोशिश करते हैं तो हम किसके थ्रू करते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू, ठीक है। A psychological test measures a person's different abilities, including their aptitude in a particular field, their cognitive abilities such as memory, spatial recognition, and even their traits such as introversion. मतलब या तो personality traits हो गया या फिर cognitive abilities हो गई, ठीक है, या फिर किसी एक aptitude हो गया, ठीक है, किसी एक particular field का। तो हम ये किसके थ्रू मेजर करते हैं? साइकोलॉजिकल टेस्ट के थ्रू, ठीक है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम द वेरी पॉइंट ऑफ एडमिनिस्टरिंग, कि एडमिनिस्टर कैसे करना है, कैसे स्कोरिंग करना है, कैसे इंटरप्रेट करना है स्कोर्स को, दैट ऑल कंप्राइजेस अंडर द सिंगल अम्ब्रेला टर्म ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे कुछ और डेफिनेशंस है, जैसे एनास्टसी ने 2005 में डिफाइन किया है कि साइकोलॉजिकल टेस्ट इज एसेंशियली एन ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ सैंपल ऑफ बिहेवियर। अब सैंपल ऑफ बिहेवियर की हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ऑब्वियसली एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब आप एक पर्टिकुलर बिहेवियर को वेदर पर्सनालिटी वेदर कुछ और आप मेजर कर रहे हैं तो वी टेक अ सैंपल ऑफ बिहेवियर, नॉट ऑल द बिहेवियर्स ऑल टुगेदर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे यूज किया गया है स्टैंडर्डाइज्ड मेजर ऑफ सैंपल ऑफ बिहेवियर। Psychological tests are like tests in any other science insofar as observations are based on a small but carefully chosen sample of an individual's behavior, ठीक है। ग्रेगरी ने 2014 में कहा है टेस्ट इज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर फॉर सैम्पलिंग बिहेवियर एंड डिस्क्राइबिंग इट विद कैटेगरीज एंड स्कोर्स। तो यहाँ पे कुछ कॉमन टर्म्स है, जैसे स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस है, ठीक है, और हम साथ में क्या असेस करने की कोशिश कर रहे हैं? एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को, ठीक है। Now there are two major terms that are commonly and repeatedly used. One is test and the other is assessment, ठीक है। जब हम टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट इज द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जैसे मान लो मैंने एक इंटेलिजेंस टेस्ट दिया या फिर एक पर्सनालिटी टेस्ट दिया, फॉर एग्जांपल नियो दिया, ठीक है, नियो पीआईआर मैंने एडमिनिस्टर किया, तो दैट विल गिव मी सम सर्टेन स्कोर्स। कि या फिर दास 21 मैंने एडमिनिस्टर किया तो दैट विल गिव मी सर्टेन स्कोर्स कि whether the individual is scoring something maybe out of 21, it is the individual is scoring some maybe 7 6 5 some numbers, ठीक है, वो टेस्ट देता है। बट द मोमेंट आई ट्राई टू इंटरप्रेट इंक्लूडिंग अदर ऑल अदर इंफॉर्मेशन, वो किसके अंडर आ जाता है? असेसमेंट के अंदर। असेसमेंट इज अ वेरी ब्रॉड टर्म एंड कैन बी डिफाइंड एज एन इवैल्यूएशन और एस्टिमेशन ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वन और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पर्सन, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं कि अगर कोई क्लाइंट है और कोई साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, तो वो सिर्फ एक टेस्ट के बेसिस पे ये डिसाइड नहीं करेगा कि वेदर द इंडिविजुअल हैज लाइक एनी सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन और एनी पॉसिबिलिटी ऑफ बीइंग डिप्रेस्ड, ठीक है। तो टेस्ट स्कोर ऑब्वियसली बताएंगे, एक पॉसिबिलिटी देंगे, उसके साथ साथ टू क्लेरिफाई, टू बी श्योर, वो और भी अलग अलग तरीके से थ्रू इंटरव्यूज, थ्रू ऑब्जर्वेशंस, वो अपने डेटा और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करेगा, एंड दैट combined collection of information can be termed under assessment, ठीक है।
अब एक और टर्म आता है एक्सपेरिमेंट। जब हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं तो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट डिफाइंस एन एक्सपेरिमेंट इज अ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। क्योंकि जैसे हमने बोला था कि लैबोरेटरी केस में या किसी भी केस में आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो वहां पे हम बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं वेरिएबल्स को, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को, अदर वेरिएबल्स को, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल्स हैं उनको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। और इस तरीके से हम श्योर हो पाते हैं कि हाँ, इस पर्टिकुलर वेरिएबल पे किए गए चेंजेस की वजह से ही हम डिपेंडेंट वेरिएबल पे ये चेंजेस देख पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि वहां पे कंट्रोल करने की सुविधा होती है, द कंडीशंस that are under studied that are studied are very much controlled, तो वहां पे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की हम बात कर सकते हैं। जबकि जनरली इन टेस्ट में हमारे पास इंडिविजुअल डिफरेंसेस को हम स्टडी करते हैं। हम ये देखते हैं कि एक एग्जामिनी इज गिवन अ टेस्ट एंड इट्स कैपेसिटी टू परफॉर्म ऑन अ पर्टिकुलर असेसमेंट, ठीक है। तो टेस्ट एक्सपेरिमेंट की जब हम बात करते हैं तो बहुत ज्यादा कंट्रोल करते हैं हम वेरिएबल्स को, और कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की हम बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात कही गई है, फ्यू टर्म्स, हिस्ट्री, फ्रांसिस गैल्टन का कैसा कंट्रीब्यूशन है, ठीक है, कटेल का कैसा कंट्रीब्यूशन है, ये आप खुद रीड कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। यहाँ पे क्लियरली हिस्ट्री को दिया गया है। अब यहाँ आते हैं कि जब भी हम साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की बात करते हैं तो देयर आर सर्टेन एजम्पशंस, हम कुछ बातें एज्यूम करके, हम कुछ बातें मान के चलते हैं। जैसे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट है कि the scores and behavior of individuals tend to remain constant. Obviously कुछ चीजें जैसे कुछ ऐसे traits है, behaviors हैं, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो हो सकता है टाइम के साथ चेंज हो, but when we are administering a test, when we are trying to understand the behavior through a psychological test, the very first assumption is कि uh, दिस विल रिमेन रिलेटिवली कांस्टेंट, और इसी वजह से टेस्ट रिलायबिलिटी की बात करते हैं हम, ठीक है। रिलायबिलिटी वैलिडिटी नॉर्म्स क्या है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर जो हम एज्यूम करते हैं, ठीक है, कि द इंडिविजुअल्स विल कन्वे देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स ओपनली, ठीक है। कि जब भी मैं कोई टेस्ट एडमिनिस्टर कर रही हूँ, वेदर इट्स अबाउट पर्सनालिटी, वेदर इट्स अबाउट एंजाइटी, मैंने जो भी स्टेटमेंट दिया है उसके करस्पॉन्डिंग जो रिस्पॉन्स एक इंडिविजुअल फिल करेगा वो जेन्युइन होगा और वो ओपनली उसे बताएगा, ठीक है। हम सोशल डिजायरेबिलिटी, ये ऑब्वियसली चीजें आती हैं, बट दिस इज एन अजम्पशन कि हम मान के चलते हैं कि उन्होंने जो बताया है अपने हिसाब से सही और सच बताया है, ठीक है। इसके बाद ओके, और एक और इम्पॉर्टेंट एजम्पशन है कि इंडिविजुअल्स अंडरस्टैंड द टेस्ट आइटम सिमिलरली, ठीक है। ऑब्वियसली जैसे जैसे आप पढ़ेंगे, फर्दर स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा कि जैसे अगर किसी टेस्ट में एक आइटम है कि आई एम ऑलमोस्ट ऑलवेज हैप्पी, ठीक है, इस पर्टिकुलर सेंटेंस को मैं जिस तरीके से पढ़ूंगी, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को कोई और किसी तरीके से पढ़ेगा, उन दोनों में ऑब्वियसली डिफरेंस होगा। बट स्टिल व्हेन वी आर ट्राइंग टू डू अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, हमारा एजम्पशन क्या होता है कि सारे ही इंडिविजुअल्स इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक ही तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे और उस पर रिएक्ट करेंगे, ठीक है। तो ये एक तीसरा एजम्पशन है। ये अगेन एक और एजम्पशन की बात कर रहा है कि इंडिविजुअल्स विल डिस्क्राइब ट्रूली अबाउट देमसेल्व्स, ठीक है। और इसके साथ है कि द पर्पस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज टू मेजर और प्रिडिक्ट व्हाट दे आर इंटेंडेड टू मेजर, ठीक है। यहाँ हम वैलिडिटी की बात करेंगे आगे चल के। अब यहाँ पे कुछ टाइप्स ऑफ टेस्ट दिए गए हैं, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा टेस्ट किस तरीके से एडमिनिस्टर किया जा रहा है या क्या एसेस करने की कोशिश कर रहा है। देयर आर सर्टेन कैटेगरीज या टाइप्स ऑफ टेस्ट। पहला, अगर हम कोई टेस्ट है जिसे एक इंडिविजुअल को एक ही बार में ही करा सकते हैं, कि हम एक इंडिविजुअल को एक बार में बुलाना है, उसको फिर सारे टेस्ट एक बार में ही करा सकते हैं, जैसे भाटियास बैटरी हो गया, ठीक है, वेशलर एडल्ट इंटेलिजेंस टेस्ट हो गया, स्टैनफोर्ड बिनेट इंटेलिजेंस स्केल हो गया। ये सारे टेस्ट ऐसे हैं जिसमें कुछ जैसे बैटरी, भाटिया बैटरी में देयर आर सर्टेन टेस्ट जिनको एक एक करके ही आपको उस इंडिविजुअल को कराना पड़ता है, तो यू कैन नॉट एडमिनिस्टर इट ऑन अ ग्रुप ऑल टू एट अ सेम पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। लेकिन अगर हम क्वेश्चनर बेस्ड टेस्ट की बात करें, जैसे नियो पीआईआर हो गया, दास हो गया, तो एक फुल क्लास ऑफ स्टूडेंट्स को मैं एक ही टाइम में, एक ही क्लास पीरियड में सारे क्वेश्चनर शेयर कर सकती हूँ, और वो एक साथ बैठ के उस सारे ही क्वेश्चनर सारे स्टूडेंट्स फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ग्रुप टेस्ट। इसके बाद हमारे पास आता है इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है।
अब इंटेलिजेंस टेस्ट है या कोई और टेस्ट है, उसमें भी दो टाइप्स आता है डिपेंडिंग ऑन कि कैसे किस तरीके से हमारे सामने आइटम्स दिए जाते हैं। जनरली इन इंटेलिजेंस टेस्ट देर आर सर्टेन वर्बल टेस्ट, देर आर नॉन वर्बल टेस्ट, ठीक है। जैसे अगर किसी ने यहाँ पे रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस किया हो या फिर किसी ने बैंक पीओ या इसका एग्जाम दिया हो, तो वहां पे देखा होगा कि कुछ पैटर्न होता है, ठीक है। एंड देन देयर इज अ क्वेश्चन मार्क, हमें बताना होता है कि इस पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करके इसका इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। सिमिलरली रेवेंस प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस में भी बॉक्सेस होती हैं, ठीक है, मैट्रिसेस होती है बेसिकली, और उसमें एक पैटर्न या एक लॉजिक चलता है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक एंड रेस्पॉन्ड कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा उस क्वेश्चन मार्क वाले स्पेस में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, मिनिमम यूज ऑफ वर्बल स्टेटमेंट्स, ठीक है। एक इनिशियली आपके पास इंस्ट्रक्शन आता है, उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं जो कि बेसिकली नॉन वर्बल होते हैं इन नेचर, ठीक है। जबकि वर्बल टेस्ट में देयर विल बी मोर ऑफ यूज ऑफ लैंग्वेज, देयर विल बी मोर यूज ऑफ स्टेटमेंट्स, ठीक है। और इससे क्या होता है कि कई बार जो लैंग्वेज की वजह से जो बैरियर आता है कि हो सकता है मेरी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी नहीं है, बट द टेस्ट दैट इज देयर इज ऑल टुगेदर इन इंग्लिश। बल्कि कोई जो दूसरा इंडिविजुअल है वो हो सकता है मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बट जस्ट बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज बैरियर उसको इंग्लिश इतनी ज्यादा समझ में नहीं आती, वो उस सारे क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाया, ठीक है। तो यहाँ पे वर्बल टेस्ट कहीं ना कहीं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, और लैंग्वेज बैरियर की वजह से कई बार हमें नॉन वर्बल टेस्ट ज्यादा बेटर रिस्पॉन्स हमें देते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है परफॉर्मेंस टेस्ट। एक होता है पावर टेस्ट, एक होता है स्पीड टेस्ट, डिपेंडिंग ऑन कि कैसा परफॉर्मेंस इंडिविजुअल दे रहा है। दो टेस्ट है, एक है पावर टेस्ट, एक है स्पीड टेस्ट, ठीक है। जैसे अगर किसी ने बैंक आईबीपीएस पीओ और क्लर्क दोनों का ही एग्जाम दिया है, तो उसे पता होगा कि क्लर्क के एग्जाम में हम क्या करते हैं, हमारे पास बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इन जनरल आपको जो 10th तक आपने सॉल्व किया है वही आता है, बट द टाइम लिमिट इतना कम होता है कि आपको बहुत फास्ट सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। क्वेश्चन का जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है वो सेम रहता है, इजी टू मॉडरेट, और उसमें लेकिन जो टाइम होता है वो बहुत कम होता है कि अगर 100 क्वेश्चन है तो टाइम ऐसा रहेगा कि आप 80 ही कर पाओ, ठीक है। तो जिससे जितनी ज्यादा स्पीड वो उतना ज्यादा स्कोर कर सकता है। But in case of power test, it most generally focuses on the knowledge, understanding and ability. ठीक है, यहाँ पे the difficulty level increases, ठीक है, या फिर decreases, कैसा क्वेश्चन है कैसा पैटर्न है, तो यहाँ पे डिफिकल्टी लेवल वेरी करता है, ठीक है। यहाँ पे आपके पावर की, आपके एबिलिटी की असेसमेंट जनरली हो रही है, और यहाँ पे जो स्पीड टेस्ट है वहां पे जनरली देखा जा रहा है कि पर्टिकुलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी पे कितनी स्पीड से कोई इंडिविजुअल क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस अगेन देयर आर टू टाइप्स, वन इज पावर, वन इज स्पीड, ठीक है। इसके बाद पर्सनालिटी टेस्ट में भी हमारे पास ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, जैसे नियो पीआईआर या फिर जो क्वेश्चनेयर बेस्ड है, इसको हम ऑब्जेक्टिव क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने जनरली यहाँ पे कोशिश की है थ्रू क्वेश्चनेयर, थ्रू सर्वे, जो क्वेश्चनेयर है उसके थ्रू, कि सब्जेक्टिव रेस्पॉन्सेज ना आए, ठीक है। सो देयर इज अ लाइकर्ट स्केल, उसके ऊपर ही आपको 1 to 7 या 1 to 5 जो भी लाइकर्ट स्केल है उसके ऊपर ही आपको हर इंडिविजुअल को रेस्पॉन्ड करना होता है। वो अपने इंडिविजुअल सब्जेक्टिव आइडियाज को वहां पे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ठीक है। तो हम एक कॉमन प्लेटफॉर्म में लाने की कोशिश करते हैं, ऑल्दो इट्स ऑल्सो ट्रू कि वहां पे सब्जेक्टिव बायसेस होते हैं, हाउ दे अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वो अलग अलग हो सकता है, बट in general we try to reduce the subjectivity in these tests, ठीक है। इसके बाद हमारे पास प्रोजेक्टिव टेस्ट्स हैं, जैसा कि आप लोगों ने सुना होगा रॉर्शैक टेस्ट या फिर थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। ये सारे क्या है, प्रोजेक्टिव टेस्ट है, जहां पे रेस्पोंडेंट इज आस्क्ड टू रेस्पॉन्ड टू सर्टेन सेमी स्ट्रक्चर्ड। यहाँ पे सेमी स्ट्रक्चर्ड क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर नहीं है, यहाँ पे देयर आर सर्टेन एरियाज जहाँ पे कुछ चेंजेस किए जा सकते हैं, ठीक है। सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड स्टिमुलाई, the responses are then interpreted by the administrator, ठीक है, administrator, where subjectivity may creep in from both the side of the respondent and the administrator, ठीक है। अब एक important topic है कि what are the characteristics of a good psychological test। जब भी आप कोई psychological test administer कर रहे हैं, तो there are certain thresholds या फिर criteria हम कह सकते हैं, जिसकी basis पे हम कह सकते हैं कि ये psychological test is a good psychological test, ठीक है। सबसे पहला, psychological test should be objective, जितना हो सके सब्जेक्टिविटी को रिड्यूस करने की कोशिश करनी चाहिए, एंड दैट इज द रीजन कभी कभी प्रोजेक्टिव टेस्ट को इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता, ठीक है। एंड देन देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वन इज
वैलिडिटी, रिलायबिलिटी, ठीक है। वैलिडिटी इज the degree to which a test actually measures what it intends to measure। मतलब मैं अगर कह रही हूँ कि I have developed a test on happiness, ठीक है, और उसमें जितने भी आइटम्स हैं, मैंने एक आइटम रखा है कि I feel happy when I stay with my friend, I feel happy when I go party with my friend, I feel happy या I feel joyful when I am आई ईट, आई शेयर फूड विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ हैप्पीनेस आ रहा है, या कहीं ना कहीं इसकी आइटम्स को देख के भी पता चल रहा है कि ये हैप्पीनेस से भी ज्यादा मोर फोकस्ड है कि वो अपने फ्रेंड के साथ कितना कंफर्टेबल है, ठीक है। तो ये आइटम्स कहीं ना कहीं एग्जैक्टली वो मेजर नहीं कर रहे हैं जो वो क्लेम कर रहा है। अगर मैं कहती कि हाँ, आप अपने फ्रेंड की प्रेजेंस में कैसा फील करते हैं, ये आइटम उसको, ये टेस्ट उसको मेजर कर रहा है, देन इट इज अ वैलिड टेस्ट। लेकिन जब मैं कह रही हूँ कि ये सिर्फ हैप्पीनेस को मेजर कर रहा है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ हैप्पीनेस को मेजर कर रहा है? नहीं, ठीक है, क्योंकि इसके आइटम्स डिसाइड कर रहे हैं कि क्या वो एक्चुअली उस पर्टिकुलर ट्रेट को या फिर उस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्ट को मेजर कर रहा है जो ये क्लेम करता है कि मैं मेजर कर रहा हूँ, ठीक है। इसके बाद है रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी इन जनरल भी जैसे हम यूज करते हैं अपने कन्वर्सेशन में कि रिलायबिलिटी इज कि अगर हम कहते हैं कि कोई फ्रेंड बहुत रिलायबल है, तो कैसे रिलायबल है कि वेदर इररेस्पेक्टिव ऑफ टाइम सिचुएशन, कैसा क्या नहीं, द फ्रेंड या द पर्सन विल बी देयर, ठीक है। तो वैसे ही साइकोलॉजिकल टेस्ट में हम क्या कहते हैं कि व्हेन अ साइकोलॉजिकल टेस्ट इज रिलायबल, द टेस्ट इज कंसिस्टेंट विद द रिजल्ट्स। मतलब आज अगर मैं ये टेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं मतलब बहुत ज्यादा अपने अगर मान लो कोई वेइंग मशीन है, ठीक है, तो अगर मेरे डाइट प्लान में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, मेरे बाकी फिजिकल हेल्थ में कोई चेंजेस नहीं है, तो आई एक्सपेक्ट कि विद इन अ वीक, और जब तक बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं है, तो मैं अगर मेजर करूंगी अपने आप को, तो वो ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, उसमें बहुत मेजर डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। सिमिलरली इन केस ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, रिजल्ट्स शुड बी कंपेरेटिवली सिमिलर, ठीक है, रिलेटिवली सिमिलर रिजल्ट्स आने चाहिए। तो तभी हम कह सकते हैं कि द टेस्ट इज रिलायबल, ठीक है। एंड डिपेंडिंग ऑन कि किस तरीके से हम रिलायबिलिटी मेजर कर रहे हैं या वैलिडिटी मेजर कर रहे हैं, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी है, जो हम थोड़ी देर में आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब standardized procedure, it is the key component of any psychological test. If the procedures of administering a test are uniform across examiners and setting, it is considered standardized। मतलब जैसे हमने बोला था कि psychological testing comprises starts from the very point of administration to scoring to interpretation, ठीक है। तो जब हम standardized procedure की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास आपने देखा होगा कि जब भी हमारे पास कोई क्वेश्चनर होता है, उसके साथ हमारे पास एक मैनुअल आता है, ठीक है, कि हाउ टू एडमिनिस्टर दिस टेस्ट। वहां पे इंस्ट्रक्शन लिखा होता है, स्कोरिंग का तरीका लिखा गया होता है, इंटरप्रिटेशन लिखा होता है। इनफैक्ट जो इंस्ट्रक्शन होता है, उसे हमें वर्बैटिम पढ़ना पड़ता है। वर्बैटिम मतलब कि हम उसमें एक भी चेंजेस, मतलब अगर जहां कॉमा है हमें वहीं पॉज करना है, जहां फुल स्टॉप है हमें वहीं पे फुल स्टॉप फुल पॉज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से वो वहां जिस तरीके से स्टेटमेंट लिखा जाता है, विदाउट एनी चेंजेस, मैं अपनी तरफ से ए बी या कुछ एक पर्टिकुलर वर्ड वहां यूज ऐड नहीं करूंगी। जब मैं इंस्ट्रक्शन पढ़ के रेस्पोंडेंट को सुना रही हूँ, तो फिर वो उसी तरीके से सुनाया जाएगा जिस तरीके से मैनुअल में लिखा गया है। एंड इट शुड बी यूनिफॉर्म अक्रॉस द ग्लोब। पूरी दुनिया में कोई भी उस टेस्ट को एडमिनिस्टर कर रहा है, दे शुड फॉलो द सेम पैटर्न, ठीक है। सो दिस इज हाउ वी कॉल कि देयर इज अ स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसीजर ऑफ एडमिनिस्टरिंग द टेस्ट, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप किस तरीके से इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि रेस्पोंडेंट्स किस तरीके से रिस्पॉन्सेज दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं, फर्स्ट इज वैलिडिटी, ठीक है। वैलिडिटी में आप जनरली देख सकते हैं कि, एक मिनट में अपनी एक और पीडीएफ खोल लेती हूँ। जहां तक सबको क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट अदर देन द ग्रुप? ओके, क्लियर। ओके, ठीक है।
ठीक है, यहाँ पे हम रिलायबिलिटी और वैलिडिटी की बात कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले जब हम बात कर रहे हैं वैलिडिटी की, तो जैसा मैंने कहा कि वैलिडिटी इज द डिग्री टू विच अ टेस्ट मेजर्स व्हाट इट एक्चुअली इंटेंड्स टू मेजर। ठीक है, तो यहाँ पे एज पर द ट्राइपार्टाइट मॉडल देयर आर थ्री मेजर वैलिडिटी, वन इज कंटेंट, वन इज क्राइटेरियन एंड वन इज कंस्ट्रक्ट। ठीक है, जब हम बात करते हैं कंटेंट वैलिडिटी की, ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी से। कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी इज कि मैंने कहा कि मैं हैप्पीनेस मेजर कर रही हूँ एंड आई एक्चुअली इंक्लूड द आइटम्स जो सब हैप्पीनेस को ही मेजर कर रहे हैं। ठीक है, जब मैं बात कर रही हूँ कंटेंट वैलिडिटी की, तो एक पर्टिकुलर मॉडल, मान लो अगर मैं कोई पर्सनालिटी टेस्ट बना रही हूँ, ठीक है, एंड आई एम फॉलोइंग द हेक्सागो मॉडल या फिर आई एम फॉलोइंग द ओशियन मॉडल, तो मैं उसके सारे जो 5 फैक्टर्स है, सारे ही ऑल द 5 फैक्टर्स, उन सभी 5 फैक्टर्स को मैं इक्वली रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सारे ही फैक्टर्स मेरे पूरे टेस्ट में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, देन आई कैन कंक्लूड कि आई हैव अ गुड कंटेंट वैलिडिटी। ठीक है, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की जब हम बात करते हैं, ठीक है, तो हाँ, क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी की जब हम बात करते हैं, इज अ डिग्री टू विच अ टेस्ट स्कोर्स रिलेट टू अ रेलेवेंट एक्सटर्नल क्राइटेरियन। ठीक है, एक तो पहला कि हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं, प्रेडिक्टिव वैलिडिटी, एंड दूसरा कंकरेंट वैलिडिटी, इट इज द रिलेशनशिप बिटवीन टेस्ट स्कोर्स एंड एन ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड क्राइटेरियन। ठीक है, तो यहाँ पे 3 वैलिडिटी की मेजर टाइप्स है। इसके साथ हमारे पास है फेस वैलिडिटी। फेस वैलिडिटी इज लाइक कि जब आपने आइटम पढ़ा, तो जैसे मैंने कहा कि आई फील गुड व्हेन आई शेयरिंग फूड विद माय फ्रेंड्स। ठीक है, तो ये ज्यादा हैप्पीनेस का आइटम लग रहा है या हैप्पीनेस विद माय फ्रेंड्स या फिर हाउ आई फील विद माय फ्रेंड्स, ऐसा आइटम लग रहा है। ठीक है, तो जस्ट विद अ ग्लैंस या फिर आपको पढ़ने के बाद क्या लग रहा है ये आइटम किस चीज का हो सकता है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज फेस वैलिडिटी। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं किस पे, रिलायबिलिटी में। ठीक है, रिलायबिलिटी में किस तरीके से हम रिलायबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं, इस हिसाब से हमारे पास टाइप्स है। फर्स्ट इज टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी। टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी में क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेस्ट को हम एक या मतलब दो से ज्यादा टाइम, सेट ऑफ टाइम पे हम एडमिनिस्टर करते हैं, और फिर हम देखने की कोशिश करते हैं कि दोनों टाइम हमारा जो रिस्पॉन्स है वो कैसा है। जैसे मैंने कहा वेइंग मशीन की बात है, आज मैंने खुद को वे किया, ठीक है, फिर उसके बाद एक हफ्ते बाद मैंने खुद को मापा, तो मैंने देखा कि दोनों में कितना चेंज आया है या क्या आया है। ठीक है, अगर ओवर द टाइम सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं, तो आई कैन क्लियरली से कि टेस्ट टेस्ट रिलायबिलिटी हाई है। ठीक है, इसके बाद आता है पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी। पैरेलल फॉर्म्स रिलायबिलिटी इज वेयर आई कंस्ट्रक्ट अ टेस्ट, आई डेवलप अ टेस्ट, ठीक है, और उसमें मैं दो पैरेलल फॉर्म्स जो एक जैसे हो, ऑलमोस्ट सिमिलर हो, अगर टेस्ट आइटम फर्स्ट नंबर आइटम ऐसा है, पर्टिकुलर फैक्टर को मेजर कर रहा है, पर्टिकुलर लेवल ऑफ डिफिकल्टी है, तो वो पर्टिकुलर चीज मैं फॉर्म बी में भी करूंगी। ठीक है, तो मैं दो फॉर्म्स बनाऊंगी और दोनों बहुत सिमिलर होंगे। एग्जैक्टली सेम होना तो मुश्किल है, बट दोनों बहुत सिमिलर होंगे, ठीक है, इन ऑल एस्पेक्ट्स, एंड देन आई ट्राई टू कोरिलेट। और इसमें क्या होता है, हम एक ही टाइम में एडमिनिस्टर करके हम रिलायबिलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आता है स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी। स्प्लिट हाफ रिलायबिलिटी जैसा कि नाम बता रहा है, हम एक ही टेस्ट जो हमने डेवलप किया है उसे हम हाफ में डिवाइड करते हैं, वेदर इट डिपेंड्स ऑन द इवन नंबर्ड आइटम्स, ऑड नंबर्ड आइटम्स, या फिर जिस तरीके से भी आप इक्वली डिवाइड करते हैं। ठीक है, उसका प्रॉपर लॉजिक होना चाहिए कि आपने क्यों कैसे डिवाइड किया, एंड देन उसके बाद स्पीयरमैन ब्राउन फॉर्मूला यूज करके वी विल कैलकुलेट द रिलायबिलिटी ऑफ द टोटल टेस्ट। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरनल कंसिस्टेंसी रिलायबिलिटी। इट रेफर्स टू द डिग्री टू विच ऑल द आइटम्स इन अ टेस्ट कलेक्टिवली मेजर द सेम अंडरलाइन कंस्ट्रक्ट, मतलब कहीं ना कहीं वो आपस में इतने ज्यादा रिलेटेड है टू अ सेम कंस्ट्रक्ट कि वो इंटरनल कंसिस्टेंसी को डिनोट करते हैं। ठीक है, जनरली हम ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रोनबैक्स अल्फा। ठीक है, इसके बाद आता है इंटर-रेटर रिलायबिलिटी। ये हम कब करते हैं, जब रेफर्स टू द डिग्री ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन डिफरेंट इवैल्यूएटर्स, जब हमारे पास अलग अलग इवैल्यूएटर्स हो, ऑब्जर्वर्स हो, जैसे इन केस ऑफ जैसे हम देखते हैं कि अलग अलग परफॉर्मेंसेस पे अलग अलग जजेस ने अलग अलग स्कोर्स दिया, तो हमारे पास इंटर-रेटर रिलायबिलिटी तब हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, और जनरली इन केस ऑफ साइकोलॉजी हम कब यूज करते हैं, क्लिनिकल डायग्नोसिस में, प्रोजेक्टिव टेस्टिंग में, ठीक है, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशंस में। ठीक है, तो हमने बात की वैलिडिटी की, हमने बात की रिलायबिलिटी की, अब हमारे पास आता है नॉर्म्स। ठीक है, जब भी कोई टेस्ट हमने डेवलप किया, तो उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन, उस पर्टिकुलर सैंपल ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए
will make a distribution of the scores कि किस तरीके से कितने इंडिविजुअल्स ने कितना स्कोर किया, ठीक है, एंड दैट विल गिव अस एन आइडिया कि कौन इंडिविजुअल कहाँ स्टैंड कर रहा है। जैसे अगर मैंने अपने ड्यू सोल के स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट करके एक टेस्ट डेवलप किया, आई विल मेक अ नॉर्म कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस या ऑन द बेसिस ऑफ देयर एज इस तरीके का स्कोर निकल के आ रहा है। इन फ्यूचर अगर वो टेस्ट कोई और एडमिनिस्टर करता है तो दे विल रेफर टू दैट परफॉर्मेंस ऑफ द इंडिविजुअल्स एंड अंडरस्टैंड वेयर द देयर टेस्ट टेकर्स आर स्टैंडिंग, ठीक है। तो एक कंपैरिजन के लिए वी नीड दिस नॉर्म्स, ठीक है। तो नॉर्म ग्रुप क्या होता है? नॉर्म ग्रुप रेफर्स टू द सैंपल ऑफ एग्जामिनीज हु आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन फॉर whom द टेस्ट इज इंटेंडेड एंड डेवलप्ड, ठीक है। तो ये इसके साथ ही हमारा रिलायबिलिटी वैलिडिटी नॉर्म्स क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब हमारे पास, ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाता है। अभी तक किसी को कोई डाउट? ओके, आई होप सबको क्लियर है, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास, ऑल द बेस्ट। प्रैक्टिकल वगैरह का जो भी डेट है वो आप कांटेक्ट कर सकते हैं सेंटर पे, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। बाकी कोई अगर डाउट है तो अभी पूछ लो, एल्स विल एंड द क्लास। थैंक यू सो मच।